मुख्यमंत्री आज 3 बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी की रिव्यू मीटिंग, मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक चल रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव मौजूद हैं। सीएस उषा शर्मा, सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका मौजूद हैं। प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी राजेश यादव समेत अन्य अधिकारी मौजूद हैं। पीएचईडी की भी बैठक होगी। आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की भी बैठक होगी। वीसी के जरिए इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल जो 3 महत्वपूर्ण बैठकें हैं उसमें से पहली बैठक शुरू हो चुकी है। तो अभी पीएचईडी की बैठक चल रही है। आर्थिक सलाहकार सुरक्षा की भी जो है वो बैठक होगी शाम को 3 से 4 के बीच में। फिलहाल मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक चल रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव इस बैठक में मौजूद हैं। दिनेश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, आज 3 महत्वपूर्ण बैठकें हैं। पहली बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कुछ निकल कर आने वाला है? किस तरह का रिव्यू इस बैठक में किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी पीडब्ल्यूडी की बैठक सीएम गहलोत ले रहे हैं और पीडब्ल्यूडी के जो मंत्री हैं भजनलाल जाटव वो मौजूद हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव उषा शर्मा भी मौजूद हैं। तमाम जो आला अधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी के वो मौजूद है इस बैठक में। और किस तरीके से प्रदेश में सड़कों का काम आगे बढ़े, पीडब्ल्यूडी विभाग का काम किस तरीके से काम करवाए जा सकते हैं। अभी हाल ही में बजट में भी घोषणाएं की गई है सड़कों को लेकर कई बड़ी, तो उनको लेकर भी चर्चा होगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ लागत की जो है वो सड़कें बनाने की घोषणा की गई है। इसके बाद रिप्लाई में 7 करोड़ की लागत से जो है वो पेचेबल नॉन पेचेबल सड़क उसकी घोषणा की गई। और इसके साथ ही नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद क्षेत्र में अलग अलग जो है वो घोषणाएं की गई है सड़कें बनाने को लेकर। तो किस तरीके से इस कामकाज को आगे बढ़ाया जाना है, अभी जो है किस तरह की स्थिति है सड़कों को लेकर, किस तरह के हालात हैं, उन सब मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। और इसके बाद 2 और महत्वपूर्ण बैठकें हैं। एक जो बैठक है वो 1 बजे होने वाली है, वो पीएचईडी की रिव्यू मीटिंग होगी। इसमें जो है पेयजल योजना से जुड़ी हुई समीक्षा की जाएगी। जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं प्रदेश में पेयजल योजनाओं को लेकर, उनके क्या प्रगति है और अभी जो बजट में घोषणाएं हुई है उसमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, उसे लेकर इस बैठक में समीक्षा होगी। और इसके बाद दोपहर 3 बजे एक और महत्वपूर्ण बैठक है। ये बैठक होगी मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की, ये तीसरी बैठक होगी। इसमें वीसी के माध्यम से जो भी इस कमेटी में लोग हैं, परिषद में जो लोग शामिल हैं वो जुड़ेंगे और उसमें जो है प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा होगी। सुझाव जो है मुख्यमंत्री को दिए जाएंगे और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फैसले मुख्यमंत्री के स्तर पर जो है वो लिए जाएंगे। जी दिनेश, ये बैठक हालांकि इस समय चल रही है, क्या ये भी वर्चुअल है? बाकी दोनों बैठकें भी वर्चुअल होने वाली है? देखिए अभी जो बैठक चल रही है ये वर्चुअल नहीं है, ये फिजिकल जो है वहाँ मुख्यमंत्री निवास पर सभी अधिकारियों को बुलाया गया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री जो हैं भजनलाल जाटव वो मुख्यमंत्री निवास पर मौजूद है। इसके साथ ही मुख्य सचिव उषा शर्मा, सीएम के जो प्रमुख सचिव है कुलदीप रांका, पीडब्ल्यूडी के जो प्रमुख सचिव हैं राजेश यादव, इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और अभी जो है वो चर्चा जारी है। कुछ ही देर में ये बैठक खत्म होगी और उसके बाद पीएचईडी की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। जी दिनेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो एक बैठक इस समय शुरू हो चुकी है और दोपहर 3 बजे तीसरी बैठक शुरू होगी। दिन भर में 3 बड़ी बैठक, बाकी दोनों बैठक वर्चुअल आयोजित की जाएंगी। और इस वक्त जयपुर से बड़ी खबर, मुख्य सचिव कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगी। एसपी और दूसरे बड़े पुलिस अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। वीसी के जरिए सुरक्षा व्यवस्था पर यह बैठक ली जाएगी। एसीएस गृह और डीजीपी भी बैठक में शामिल होंगे। तो मुख्य सचिव कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगी। उनकी इस बैठक में पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी डीजीपी समेत तक शामिल होंगे। आज वो ये बैठक करने जा रही है।
शिक्षा विभाग की तबादला नीति तैयार है, जल्द जारी होगी शिक्षा विभाग की तबादला नीति। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने कहा, मुख्य सचिव के माध्यम से नई नीति को पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री तक कैबिनेट में भी नई तबादला नीति लाई जा सकती है। सीएम के अनुमोदन के बाद कभी भी जारी हो सकती है तबादला नीति। तबादला नीति का प्रारूप बन चुका है और वो मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा और संभवतः उसको फिर या तो मुख्यमंत्री जी के स्तर पर अथवा कैबिनेट के स्तर पर जब भी अप्रूवल मिलेगी उसको लागू कर दिया जाएगा। कब तक? मैंने बताया ना, हमारी तरफ से हमने शिक्षा विभाग ने अपना काम कर दिया है। रीट्स लेवल 2 को रद्द करने के आदेश को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी किया। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत ने नोटिस जारी किया। मुख्य सचिव, एसीएस होम प्रमुख, शासन सचिव, शिक्षा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सहित रीट समन्वयक से जवाब मांगा है। रविंद्र कुमार सैनी और अन्य की याचिका पर जवाब मांगा गया। याचिकाओं में कहा गया, अभी तक मामले की जांच पूरी नहीं हुई है। कितने लोग लीकेज में शामिल हैं ये भी क्लियर नहीं है। वहीं नीट 2021 सहित कई मामलों में कह चुका है, जहां लाखों लोग शामिल हैं वहां पेपर रद्द नहीं किया जा सकता। पेपर लीक करने वालों को अलग किया जाना चाहिए। अधिवक्ता तनवीर अहमद ने मामले में पैरवी की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सचिन कुमार के साथ। सचिन, रद्द जो रीट लेवल का 2 पेपर जो था उसको फिर से चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने रीट समन्वयक से भी इस पूरे मामले को लेकर जवाब मांगा है। क्या कुछ रहा कोर्ट में सचिन? बिल्कुल, देखिए आसिफ, जब रीट का पेपर हुआ था उसमें 2 तरह के लोग थे। जिन लोगों का चयन नहीं हुआ था वो लोग चाहते थे कि रीट की परीक्षा रद्द हो क्योंकि इसके अंदर पेपर लीक हुआ है। हालांकि एसओजी मान चुकी थी कि पेपर लीक हुआ है और लगातार सरकार पे दबाव था, चाहे वो विपक्ष का दबाव मान लीजिए या अभ्यर्थियों का दबाव था। उसके बीच में सरकार ने निर्णय ले लिया कि रीट लेवल 2 को रद्द कराया जाएगा और अब दोबारा से जो है इसमें पद बढ़ाकर इसकी परीक्षा करवाई जाएगी। लेकिन इसी बीच जो सफल अभ्यर्थी थे, रविंद्र कुमार हो या अन्य 40 अभ्यर्थी, जो यहाँ तक कि जो टॉपर जो इसमें अभ्यर्थी थी बीकानेर से, उसने भी रिट दायर की। उनका ये कहना है कि हमने मेहनत की है, हमें पेपर लीक का कोई फायदा नहीं मिला, हमारी मेहनत से हमने परीक्षा को टॉप किया और अब जब हम सफल हो गए उसके बाद इस तरह परीक्षा को रद्द करना पूरी तरह से गलत है। कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया गया है। सुनवाई के दौरान ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है, हालांकि जो अभी नीट पीजी 2021 का मामला था उसमें भी पेपर लीक हुआ है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जब मामला लाखों अभ्यर्थियों का हो, लाखों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी हो, वैसे में पेपर लीकेज की खबर से या पेपर लीकेज की पुष्टि होने पर भी पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता। सरकार का जांच एजेंसी का दायित्व है कि वो उन लोगों को अलग करे अभ्यर्थियों से जिन लोगों ने पेपर लीक किया था। और ये भी याचिका में कहा गया है कि अभी पूरे मामले की जांच भी पूरी नहीं हुई है। अभी तक ये भी जांच एजेंसी तय नहीं कर पाई है कि कितने लोग लीकेज में शामिल थे और कौन कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने परीक्षा को लीक किया है और किन किन लोगों के पास पेपर पहुंचा है। और अभी प्रारंभिक जांच पर ही सरकार ने निर्णय ले लिया। ये निर्णय पूरी तरह से गलत है और इसको रद्द किया जाना चाहिए। अब 29 मार्च को तक जवाब मांगा है सभी लोगों से। मुख्य सचिव इसमें शामिल है, एसीएस होम इसमें शामिल है, रीट समन्वयक शामिल है, प्रमुख शिक्षा सचिव जो प्रारंभिक शिक्षा वो शामिल है, निदेशक शिक्षा विभाग इसमें शामिल है। सभी को इससे जवाब मांगा गया, सभी इस पूरे मामले में जवाब देंगे और 29 मार्च को अब अदालत अगली सुनवाई करेगी। जी सचिन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। 29 मार्च को अब आगे की सुनवाई होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने 4 दिवसीय कोटा प्रवास पर हैं। स्पीकर बिरला अपनी दिनचर्या के हिसाब से कैंप दफ्तर पर जन सुनवाई कर रहे हैं। साथ ही लोगों की उन्होंने समस्याएं भी सुनी, वहीं मौके पर ही निस्तारण भी किया। ओम बिरला जब भी कोटा प्रवास पर होते लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं। पोखरण में महंत प्रतापपुरी महाराज के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इन लोगों ने पोखरण विधानसभा क्षेत्र में जमीन आवंटन में हुई धांधली की जांच और फसल खराबे की मुआवजा राशि दिलाने की मांग की। अधिवक्ता के समाचार मिले जहां बीमा को ताक में रख करके जमीन आवंटित की जाए, उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, हमारी ये मांग है। दूसरा, किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है और उनको मुआवजा कंपनियां सही नहीं दे रही हैं, तो तत्काल उनको मुआवजा पूरा दिया जाए, यही मांग है।
प्रदेश सरकार के निर्देश पर अब थानों से महिलाओं को जोड़ा जा रहा है ताकि महिलाओं की समस्याओं का जल्द समाधान हो सके। इसके लिए थाना स्तर पर महिला सुरक्षा सखियां बनाई जा रही है। खास बात यह कि महिला सुरक्षा सखियों की संख्या की लिमिट नहीं है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सुरक्षा सखियां बनाकर पुलिस समाज के अंदर हो रहे महिला अत्याचारों को रोकने के लिए कदम उठा रही है। तस्वीरें दौसा की हैं, जहां सुरक्षा सखियां बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। एसपी अनिल बेनीवाल खुद सुरक्षा सखियों से चर्चा कर उन्हें इसके पीछे का मकसद बता रहे हैं। सीएम खुद भी 8 मार्च को इन सुरक्षा सखियों से संवाद करेंगे। उद्देश्य ये है स्कीम का कि थानों में अक्सर देखा गया है कि महिलाओं के साथ थाने का कनेक्ट बहुत कम है। और जैसे हमारी पहले एक स्कीम मतलब आज भी चल रही है सीएलजी के अंदर मतलब जो अपने पुरुष हैं उनका रोल ज़्यादा था, महिलाएं उसके अंदर नहीं आती थी, और आती भी थी तो 1-2 महिलाएं थी जो इतने सारे पुरुषों के बीच में अपनी बात रखने में उनको भी थोड़ी हिचक महसूस होती थी। और इसी को देखते हुए ताकि तो समाज के अंदर जो एक महिला अपराध बढ़ रहा है और ठीक है थाने इनके बीच में कोई एक मतलब एक ऐसी कड़ी मतलब खड़ी की जाए जिससे महिलाओं को थाने में आने में अपनी बात रखने में किसी को कोई डर नहीं हो, किसी को कोई संकोच नहीं हो। और जो एक माहौल है कि थाने में जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इस माहौल को सुधारने के लिए ये सुरक्षा शिविर का इसके अंदर गठन किया गया। इसी कड़ी के अंदर आपने देखा होगा जैसे हमने स्वागत कक्ष बनाए गए हैं। यहाँ आज महिला सखी का ये जो नया ग्रुप बनाया गया है, इससे सीधे महिलाएं अपनी जो भी समस्या है वो दे सकती है, खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। यहाँ करके महिलाओं को लगेगा कि हम सुरक्षित है और अपनी जो भी निजी समस्याएं हैं या फिर जो भी उनको कोई भी परेशानी है, सीधे मुख्यमंत्री जी से जुड़ने का 8 मार्च को भी यहाँ पर जो बताया गया है बहुत अच्छा है। इसमें बताया गया है कि महिलाओं के साथ कहीं कोई अत्याचार ना हो। जैसे आस पड़ोस की महिला थाने जाने से डरती है तो उनको जागरूक करो कि वो थाने में अच्छे से पहुँचे, अपनी समस्या को बताए। कहीं किसी से डरने की जरूरत नहीं है। राजसमंद के नाथद्वारा में बस स्टैंड पर पार्षदों और अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक कल्याण संस्थान के कार्यकर्ताओं ने बजट सत्र में नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के लिए छात्रावास सहित 3 घोषणाएं किए जाने को लेकर विधायक और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर जोशी का आभार व्यक्त करते हुए आतिशबाजी की। पार्षद दिनेश ने बताया कि बजट में नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। उसके बाद कल और 3 घोषणाएं नाथद्वारा के लिए इतनी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई, जिसमें एक जनजातीय छात्रावास नाथद्वारा के लिए, दूसरा रेल मंगरा में कृषि मंडी की घोषणा एवं खमनोर में आईआईटी कॉलेज की घोषणा। इन तीनों घोषणाओं की ओर आज हमारे अल्पसंख्यक सपोर्ट की ओर से अनुसूचित जाति जनजाति के अध्यक्ष सुरेश छापरवाल की ओर से नाथद्वारा शहर में आतिशबाजी कर माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद दिया जा रहा है। 12 मार्च को प्रतापगढ़ में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव प्रसाद तंबोली ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के माध्यम से पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत में आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य दीवानी फौजदारी मामलों का निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित की जा रही इस लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों का निस्तारण हो सके, इसकी कोशिश की जा रही है। जिसका न्यायालयों में कोई रेवेन्यू, कोई फौजदारी, कोई दीवानी राजीनामा योग्य मामला चल रहा है तो वो अपने मामले को प्री काउंसलिंग करवावें, अपने मामले प्री काउंसलिंग करवावें, अपने मामले को और राष्ट्रीय लोक अदालत में रेफर करवा कर अपने मामले को फैसल करवाएं। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का मतलब फ़ायदा ये रहता है कि इसमें आम आदमी को समय और धन की बचत हो जाती है और जो आपस में जो गांठ होती है पक्षों में, जो वैमनस्यता होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो राजीनामा से मामला निपटता है उसमें आगे कोई भी पक्ष अपील नहीं करेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।
8 साल की उम्र में बड़ा मुकाम, सर पर हेलमेट और पांव में रोलर स्केट्स के साथ सजी धजी फुल यूनिफॉर्म में महज 8 साल की प्रिशा के हुला लूप के स्टेप छोटी उम्र में बड़ी मंजिल तक पहुंचने की कहानी बयां करते हैं। स्केट करना कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, प्रैक्टिस कैसे करती है? घर पे। अपने आप करती है? हाँ। और अब कैसा लग रहा है आपको? सब जने आपको तारीफ कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। सूर्य नगरी से रिश्ता रखने वाली ये हैं प्रिशा नेगी, जिसने 1 मिनट में इनलाइन स्केटिंग के साथ हुला लूप रोटेशन का गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। प्रिशा ने जो रिकॉर्ड बनाया हुला हुप विथ स्केटिंग के साथ, जो रिकॉर्ड बनाया वो आज तक कभी रिकॉर्ड बना नहीं है। इस एज में किसी ने रिकॉर्ड बनाया नहीं है, तो ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर रही है। प्रिशा जो रिकॉर्ड बना रही है, नया रिकॉर्ड से बनाया है। तो प्रिशा और उसके प्रिशा के मदर फादर ने सुशील जी और प्रीति जी को, और साथ में उनके ग्रैंडफादर, उन सबको बहुत बहुत बधाई। प्रिशा ने 1 मिनट में इनलाइन स्केटिंग के साथ हुला लूप पर रोटेशन सफलतापूर्वक पूरे किए। गोल्डन बुक के अधिकारी बताते हैं कि छोटी सी प्रिशा के रिकॉर्ड बेहद खास हैं। जिस एज में बच्चा समझता भी नहीं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होता क्या है, उस एज में 8 साल की एज में प्रिशा ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और ये रिकॉर्ड मेरे हिसाब से शायद ये जो रिकॉर्ड बनेगा ये मोर देन 100 होगा। अब कितना होगा एग्जैक्टली वो हमारी टीम जाके चेक करके बताएगी। इसका रिकॉर्ड सर जो अभी जो रिकॉर्ड, क्योंकि एक्चुअली में है ही नहीं, तो रिकॉर्ड तो कुछ भी बन सकता है, पर हाँ इसका रिकॉर्ड जो मोर देन 100 जाएगा। अभी इसने परफॉर्म किया 121, पर हमारी टीम का ये खबर झुंझुनू से है। झुंझुनू में बच्ची का अपहरण हुआ। डोमोली खुर्द में बच्ची का अपहरण किया गया। 7 साल की बच्ची का अपहरण हुआ। शादी में आए युवक ने अपहरण किया। टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। परिजनों की सूचना पर पुलिस हरकत में आई। आरोपी बच्ची को छोड़कर फरार हो गया। ये बच्ची शादी में आई हुई थी। छोटी बच्ची जिसका अपहरण करने की कोशिश की गई, बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ लेके गया। 7 साल की उम्र इस बच्ची की बताई जा रही है। शादी में आए हुए एक युवक ने इस अपहरण की कोशिश की थी। बच्ची को लालच देकर अपने साथ ले गया, लेकिन फिलहाल आरोपी बच्ची को छोड़कर फरार हो चुका है। ये बच्ची भी अपने माता पिता के साथ शादी में आई थी। जयपुर के कुकरखेड़ा अनाज मंडी में आग लग गई। गत्ते के गोदाम में आग लगने की सूचना है। सीकर रोड पर कुकरखेड़ा अनाज मंडी मौके पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने में दमकल कर्मी जुटे हुए हैं। और बुलेटिन में अब बात शहर रफ्तार के कहर की। पहली तस्वीर 12 की। यहां बेकाबू ट्रक ने एक पुलिस कांस्टेबल को रौंद दिया। हादसे में जवान की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर हनुमानगढ़ की। यहां 2 ट्रोलों में जोरदार टक्कर के बाद वाहनों में भीषण आग लग गई। आग से ट्रोलों के केबिन पूरी तरीके से जलकर राख हो गए। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से ट्रोला ड्राइवर को सुरक्षित बचा लिया गया। हनुमानगढ़ में 2 ट्रोलों में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे के बाद आग लग गई। ड्राइवरों को बचा लिया गया। दोनों ट्रोलों के केबिन पूरी तरीके से जलकर राख हो गए। हनुमानगढ़ के रावतसर में आज सुबह 2 ट्रोलों में जबरदस्त भिड़ंत हुई। दुर्घटना के बाद आसपास के नागरिकों ने दोनों ट्रोलों के चालकों को बाहर निकाला, दमकल को बुलाया और टैंकरों से आग बुझाने की कोशिश शुरू की। हालांकि आग भयानक थी, लेकिन जैसे तैसे करके इस आग पर काबू पा लिया गया। और 12 में पुलिस कांस्टेबल को रौंद दिया गया। ट्रक ने पुलिस कांस्टेबल को रौंदा। NH 27 पर ट्रक ने कुचला। पुलिस कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर और मिनी ट्रक की दुर्घटना की सूचना पर पुलिस आई। इसी दौरान मौके पर बैरियर तोड़ अनियंत्रित ट्रक ने कांस्टेबल विनोद को टक्कर मार दी। वहां मौजूद आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने पुलिया से कूदकर अपनी जान बचाई। किशनगंज के पार्वती नदी पुलिया के पास की ये घटना है। चूरू जिला मुख्यालय के राजकीय लोहिया कॉलेज के पास 108 एम्बुलेंस के पायलट ने एम्बुलेंस को डिवाइडर पर चढ़ा दिया। गनीमत यह रही कि 108 एम्बुलेंस में से कोई मरीज नहीं था और दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि हादसे के बाद वाहनों का आवागमन प्रभावित हुआ और लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। चालक का मेडिकल कराने के बाद पता चला कि उसने शराब पीकर गाड़ी चलाई थी।
भरतपुर में लैब पर काम करने वाले एक 22 साल के युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामला थाना मथुरा गेट इलाके के मोरी 4 बाग का है, जहां पर जनाना अस्पताल के सामने स्थित अलका लैब पर काम करने वाले 22 वर्षीय ठाकुर सिंह सीकरी का निवासी और वो लैब पर रहकर काम करता था। लैब के ऊपर के कमरे में किराए पर रहता था। घटना का पता सुबह लगा जब लैब खोलने के लिए दूसरे कर्मचारी पहुंचे। वहां लैब के ऊपर ही बने कमरे में पहुंचे और युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे दी गई। मिली कि जनाना हॉस्पिटल के सामने अलका मेडिकल के ऊपर किसी व्यक्ति ने फांसी लगा दी। इस सूचना पर आए तो यहाँ एक व्यक्ति ऊपर बने कमरे पे कुंडे में लटका हुआ मिला, जिसकी डेड बॉडी नीचे उतरवाई गई। उसका नाम ठाकुर है, पडलवास थाना सीकरी इलाके का रहने वाला है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। डेड बॉडी RBM में शिफ्ट करा दी गई है। परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम कार्रवाई की जाएगी और जाँच की जाएगी। अलवर जिले के बानसूर थाना पुलिस ने बानसूर में चल रहे अनाधिकृत गेस्ट हाउस पर पुलिस की ओर से दूसरे दिन भी छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान गेस्ट हाउस से संदिग्ध लड़के लड़कियों को डिटेन किया गया। बानसूर पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा की माने तो बानसूर के नारायणपुर रोड पर बानसूर गेस्ट हाउस के नाम से अनाधिकृत गेस्ट हाउस में संदिग्ध गतिविधि होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और छापेमारी की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान गेस्ट हाउस से लड़के और लड़कियों को डिटेन किया गया, जबकि गेस्ट हाउस के संचालक हरिओम गुर्जर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। कहने के बाद भी है ना समस्याएं आ रही थी, लोग सूचनाएं दे रहे थे। आज भी ग्रामीणों की तरफ से हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक बानसूर पीजी गेस्ट हाउस के नाम से ये नारायणपुर रोड पे गेस्ट हाउस चल रहा है और इसको हमने पहले भी हिदायत दी थी कि अगर अनधिकृत है तो आप उसे बंद कर दीजिए या फिर आप सरकारी अनुमति ले लीजिए, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं सुधरे। और ये लोग भी है ना, जो सामान्य गेस्ट हाउस का प्रचलन है कि भाई लड़के लड़कियों को है ना प्रति घंटे 400-500 रुपये किराए पर ये लोग अपना गेस्ट हाउस देते हैं। आज भी हमने दबिश की, जिसमें हमने 2 लड़कों को डिटेन किया और उनकी गाड़ी को दूसरे साथ में जब्त किया। बस्ती क्षेत्र में शादी समारोह में जेवरात समेत कीमती सामान चुराने वाले गिरोह सक्रिय हैं। बीती रात कानूता थाना इलाके के नायला रोड पर आयोजित शादी समारोह में 2 बदमाश जेवरात चुराने की नीयत से घुस गए, लेकिन घर के नौकर की सजगता से पकड़े गए और शादी में आए लोगों ने बदमाशों की जमकर धुनाई कर दी। बदमाशों के पास से एक चाकू और जेवरात काटने के औजार भी बरामद हुए हैं। सूचना पर कानूता पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों को पकड़कर पुलिस थाने ले गई। अलवर शहर के बजाज बाजार में ज्वेलर्स की दुकान में जेवरात खरीदने आई महिला चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला दुकानदार से ब्रेसलेट देखती है, मौका पाते ही ब्रेसलेट और लॉकेट को धीरे से फोल्ड करते हुए छिपा लेती है। उसके बाद वो मौके से चली जाती है। महिला जिस स्कूटर से खरीदारी करने आई थी वो स्कूटर का नंबर भीम सिंह निवासी मालवीय नगर अलवर के नाम से रजिस्टर्ड है। इस संबंध में अभी दुकानदार की ओर से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है। और ये तस्वीरें जहां पर वो ब्रेसलेट चेक करती है और ये दूसरी तस्वीर के अंदर वो ब्रेसलेट को छिपा लेती है। तीसरी तस्वीर में जब उसे ये पता चलता है कि उसकी सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है तो वो उसे वापस लौटा देती है। बारां जिले के अंता क्षेत्र के गांव मुंडली भैरोजी में राजकीय माध्यमिक विद्यालय से हजारों रुपए का सामान चोरी हो गया। चोरों ने एक एक कर 9 कमरों के ताले तोड़े, उनमें लगे पंखे, पानी की मोटर के पैनल खोल लिए, साथ ही ऑफिस में रखी अलमारी और वहां रखी बच्चों के सामान की पेटियों के ताले तोड़कर सामान चुरा लिया। पास में नवनिर्मित आंगनबाड़ी भवन का ताला तोड़कर उसमें से भी पंखे ले उड़े। बारां जिले के किशनगंज से बारां मार्ग पर बाइक सवार एक युवक को रास्ते में बदमाशों ने रोककर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद रात को ही कोतवाली पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और घेराबंदी करते हुए बदमाशों को कुछ ही समय में दबोच लिया। दरअसल अनुष्क गुप्ता किशनगंज से अपनी मेडिकल की दुकान बंद करके रात के करीब 9:45 बजे मोटरसाइकिल से 4 लेन रोड से बारां जा रहा था, लेकिन 4 लेन से नीचे उतरने के पहले 3 लोगों ने उसे रोककर मोबाइल, नकदी और बैग छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। की बात है, कल शाम को अनुष्क गुप्ता निवासी किशनगंज ने रिपोर्ट दी थी। मैं किशनगंज से झालावाड़ आ रहा था, मैं बारां आ रहा था, तो रास्ते में मुझे 3 व्यक्ति मिले जिन्होंने मेरे को रुकवा कर मेरे साथ हल्की मारपीट की और मेरी जेब में जो पैसे थे वो पैसे मेरा मोबाइल लेके भाग गए।
नागौर जिले की खींवसर थाना पुलिस ने असली कोयले में नकली कोयले की मिलावट कर सप्लाई करने के गिरोह का पर्दाफाश किया है। खींवसर पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो असली कोयले में नकली कोयले की मिलावट कर रहे थे। मौके से पुलिस ने एक ट्रेलर, एक जेसीबी और एक क्रेन को जब्त किया। इसके साथ ही पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ट्रकों में असली कोयला गुजरात के भावनगर से भरा जाता है और उत्तरी भारत में सप्लाई किया जाता है। खींवसर में कोयले संबंधी कार्रवाई की गई है, जिसमें असली कोयले की जगह नकली कोयले की मिलावट की शिकायत मिली थी, जिसमें एसएचओ खींवसर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया और हम अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। भरतपुर शहर में दहेज के लिए दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा और सजी धजी दुल्हन बैंड बाजे वाले और पंडित दूल्हे की रात देखते रह गए। दरअसल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी महेश चंद की बेटी खुशबू की शादी प्रिंस नगर निवासी वीरेंद्र कुंतल के बेटे कुशल कुमार के साथ होनी तय हुई थी। सगाई 29 नवंबर को हुई। शादी की तारीख 4 मार्च तय की गई। शहर के स्वयंवर मैरिज होम में पूरे इंतजाम कर लिए गए थे, लेकिन लड़की दूल्हे का इंतजार करती रह गई। देर रात तक मैरिज होम में बारात नहीं पहुंची। लड़की के पिता द्वारा मथुरा गेट थाने में दहेज का मामला दर्ज करवा दिया गया है। आज 4/3/2022 को मेरी बेटी की शादी कुशल कुमार सनोप श्री ब्रजेंद्र सिंह निवासी प्रिंस नगर और उनके साथ में तय हुआ था संबंध, जो मतलब ये कि आज पूरी तरह से सगाई लगन और शादी का सब पूरा प्रोग्राम आज तय होना था और तय पूरी तरह से ख़त्म हो गया, समापन हो गया। सुबह विदाई थी बेटी की, लेकिन हम लोग इंतजार करते रहे कि लगन का प्रोग्राम और सगाई का प्रोग्राम क्या है जो होने वाला है। तो हम 2 बजे से लेके और 4 बजे तक उनका इंतजार करते रहे, 6 बजे तक करते रहे। लेकिन फिर मैं वहाँ गया, उनसे बात की कि भाई क्या कारण है, क्यों नहीं लेट हो रहे हो। तो वो लोग क्या है कि पैसे की डिमांड करने लगे और उससे पहले जो उन्होंने हमें जो शर्तें रखी थी वो हमने उनकी पूरी की और उनके जो लोग यहाँ खाने के लिए या कैसे भी जहाँ आए उनका सम्मान किया पूरी तरह से, लेकिन वो लोग नहीं आए। 12 में रेलवे ओवरब्रिज के कार्य के दौरान ड्रिल करते समय शहर को पानी सप्लाई करने वाली मुख्य पानी की पाइपलाइन फूट गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में जल भराव हो गया। सड़क पर बहा पानी कई दुकानों और घरों में घुस गया। अचानक आई इस मुसीबत से लोग सकते में आ गए। लोगों ने तुरंत में सामान समेटना शुरू कर दिया। जलदाय विभाग के अधिकारियों को लाइन टूटने की सूचना मिली तो मुख्य पाइपलाइन की आपूर्ति बंद कर दी गई। बाद में पाइपलाइन की मरम्मत की गई। इस घटना से कई इलाकों में पेयजल सप्लाई बाधित रही। बारां जिले के छबड़ा में आस्था के नाम पर लगे मंच पर अश्लीलता देखने को मिली है। महाशिवरात्रि के पर्व पर नगर पालिका छबड़ा द्वारा नागेश्वर महादेव की डूंगरी पर आयोजित किए जा रहे 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता रहा है। बीती रात यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लीलता देखने को मिली है। यहां विदेशी बाल बालाओं से अश्लील ठुमके लगवाए गए। और ब्रेक के बाद देखेंगे ऑपरेशन गंगा से सुकून की वापसी।